पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोना विक्रम के सीने पर हाथ देकर कहती है, देखो विक्रम, अब हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जब तुम किसी और से शादी करने ही वाले हो तो फिर तुम मुझे छू नहीं सकते। उसने अपना चेहरा फेर कर रूठने के अंदाज में कहा। विक्रम ने अपने सीने से उसका हाथ हटाते हुए कहा, बिल्कुल छू सकता हूँ। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या, वो भी तो पूरा करना है, कहकर वो उसके होठों को अपने मुंह में भर लेता है और बेतहाशा स्मूच करने लगता है। सोना उसके दोनों कंधों से उसे पकड़कर धक्का देते हुए खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। उसके होठों को चूमने के बाद उसके गले को रुडली किस करने लगा और बाइट के निशान छोड़ने लगा। सोना उसे अभी भी खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम थोड़ा सा ऊपर उठा, उसके ब्लाउज और पेटीकोट को उसे अलग किया, फिर उसके पूरे शरीर को बड़े प्यार से हाथ फेरने लगा। सोना अब हल्का हल्का सिहरने लगी थी। विक्रम ने एक झटके से उसके बचे खुचे कपड़े भी निकाल फेंका और उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। उसके इस तरह यहाँ वहां चूमने से सोना भी अब मदहोश होने लगी थी, सिसकियां लेने लगी थी। विक्रम उसके ऊपर पूरी तरह से आया और उसमें खो गया। सोना के हाथ भी अब उसकी पीठ पर चले गए थे। आज विक्रम की छुअन बिल्कुल रूढ़ थी। कुछ घंटों के बाद वो उससे अलग हुआ तो सोना का हाल तो बेहाल था। अब तो उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो करवट ले सके। उसने किसी तरह करवट ली और सो गई। कितने दिनों के बाद आज विक्रम ने सोना को महसूस किया था। वो उसके करीब होकर लेट गया और उस पर अपनी बाहें लपेट ली। अगले दिन सुबह सोना की आंख खुली तो वो सिर्फ एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी। ऊपर से विक्रम तो लगभग आधे से ज्यादा उस पर ही लदा हुआ था। उसकी आंख खुलते ही उसकी नजर गई विक्रम के चेहरे पर। सोते हुए वो बेहद मासूम और प्यारा लग रहा था। सोना ने उसे देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, जितने मासूम लग रहे हो ना, उतने हो नहीं। कल रात की हरकत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से उसकी टांगे और हाथ को उठाकर साइड में किया। हाथी कहीं का। वो उठी और वॉशरूम चली गई। उसके कुछ देर के बाद विक्रम की आंख खुली उसके मोबाइल के रिंगटोन से। उसने आंख मलते हुए बेड के पास पड़े टेबल से अपना मोबाइल उठाया। देखा तो उसमें मिस्टर वर्मा का नाम शो हो रहा था। विक्रम ने देखा सोना बेड पर नहीं है। वो उठा और मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया। हाँ बोलो वर्मा, सामने से आवाज आई। बॉस, एक गुड न्यूज है, कल उस रघुवीर का बंगला नीलाम होने वाला है। ये सुनकर विक्रम एक पल के लिए किसी सोच में पड़ गया। अगले ही पल उसने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? सामने से वर्मा ने कहा, जी बॉस, मुझे भी उस नीलामी में बोली लगाना है और वो बंगला आपको किसी भी कीमत पर चाहिए। विक्रम ने बेहद सर्द आवाज में कहा, हाँ वर्मा, और तो और मुझे रघुवीर सड़क पर बैठे हुए दिखाई देना चाहिए। अगर कोई उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ काट दो, उसे भी बर्बाद कर दो, कहकर उसने कॉल कट किया। पीछे मुड़ा तो उसके पीछे सोना खड़ी थी। वो उसे ही एक टक देख रही थी। विक्रम तो एक पल के लिए हड़बड़ा गया। डरता था वो सोना को खोने से। उसने अपनी अटकती आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सोना ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, अब तक आप फोन से ही चिपके पड़े हैं, हमें जाना भी है। आंटी जी परेशान हो रही होंगी। विक्रम ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया। मन ही मन, मतलब इसने कुछ सुना नहीं। उसने अटकती आवाज में कहा, मैं अभी आ रहा हूँ फ्रेश होकर, कहकर वो बाथरूम चला जाता है। कुछ देर के बाद विक्रम अपने कमर पर टॉवेल लपेटकर बाहर निकलता है तो देखता है सोना मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। विक्रम आता है और सोना को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। वो उसके कंधे पर से ब्लाउज को हल्का सा सरकाकर अपने होठ उसके कंधे पर रख देता है और अपने दोनों हाथ उसके कमर पर लपेट देता है। सोना उसके हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आप तो दूर ही रहिए मुझसे, समझे? अभी तक मेरे शरीर से दर्द नहीं गया है।
विक्रम ने उसके गले पर अपनी नाक से रब करते हुए बोला, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब तो आगे भी होता ही रहेगा। सोना उसे घूरते हुए देखने लगी। विक्रम ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुम्हें शॉपिंग करा सकता हूँ, वो भी जो तुम चाहो। सोना उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए घूरते हुए देखकर बोली, मतलब अब मुझे शॉपिंग कराएंगे? विक्रम उसे देखते हुए बोला, हाँ यही तो बोला मैंने अभी। सोना अभी भी उसे घूरते हुए देख रही थी। और वो किस खुशी में? वो क्या है ना, आज तक कभी आपने मुझे शॉपिंग कराया नहीं, और आज अचानक से। विक्रम ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, वो क्या है ना कि आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है मुझे, तो इसी खुशी में सोच रहा हूँ तुम्हें शॉपिंग करा दो। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी कपड़े पहनकर आता हूँ। कहकर वो चला गया। कुछ देर के बाद विक्रम और सोना होटल रूम से निकलते हैं। होटल के बाहर जैकी खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर विक्रम ने पूछा, तुम अभी तक गए नहीं? जैकी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, सोना को छोड़कर जा सकता हूँ? मेरा मतलब है मेरे साथ ही आई है तो मेरे साथ ही जाएगी ना, वरना मैं आंटी जी को क्या जवाब दूंगा। मैं यहाँ सोना के इंतजार में खड़ा हूँ। विक्रम ने सोना को देखते हुए कहा, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। सोना आगे बढ़ गई। जैकी बस उसे जाते हुए पीछे से देख रहा था। विक्रम ने जैकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें सोना की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ उसका फिक्र करने, तुम जाओ हम आ जाएंगे। कहकर विक्रम चला गया। जैकी उसे जाते हुए पीछे से देख रहा था। कुछ तो चल रहा है इनके बीच, मुझे ये बात सबको बतानी चाहिए। ये सोचकर उसने गुस्से से सिगरेट को नीचे फेंका और अपने जूतों तले मसल दिया। उधर विक्रम और सोना गाड़ी में बैठे। गाड़ी स्टार्ट होती है, उनकी गाड़ी रुकती है एक बड़े से मॉल के आगे। विक्रम ने उसकी बाहों में बाहें डालकर बोला, चलो आज तुम्हें जो जो पसंद है वो सब शॉपिंग कर लेना। तुम विक्रम सिंह ओबरॉय के साथ खड़ी हो, आंखें बंद करके शॉपिंग करना, उसने रुआब के साथ कहा। सोना एक बड़े से स्माइल के साथ उसे देखते हुए बोली, रियली? तो विक्रम जी हम यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे शॉपिंग करने। विक्रम ने सामने नजर किया तो सामने एक बहुत बड़ा डायमंड ज्वेलरी शोरूम था। विक्रम का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। सोना वो तो डायमंड शोरूम है, मैं तुम्हें इस मॉल में लेकर आया था, यहाँ तुम जो चाहे वो ले सकती हो। सोना ने उसे घूरते हुए देखा। बस निकल गई हवा, सारे रुआब, आंखें बंद करके शॉपिंग करना। और वो क्या था? हाँ, तुम विक्रम सिंह ओबरॉय के साथ खड़ी हो। अब क्या हुआ विक्रम सिंह ओबरॉय जी, आप ना एक काम करिए, अपने नाम के साथ सिंह शब्द को निकाल दीजिए, आपके नाम के साथ ये सिंह शब्द सूट नहीं करता, उसने विक्रम का मजाक उड़ाते हुए कहा। विक्रम ने अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए कहा, चलो लेकिन कोई छोटी मोटी चीज ही लेना, ओके, उसने रोने सा शक्ल बनाकर कहा। दोनों सामने के शोरूम में जाते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे अंदर जाते हैं। अंदर जाकर सोना ने चारों ओर नजर किया। ये एक बहुत बड़ा डायमंड ज्वेलरी शोरूम था। दोनों काउंटर पर जाते हैं, वहां एक से बढ़कर एक डायमंड नेकलेस सेट था। सोना की आंखों में चमक आ गई। विक्रम, मुझे तो ये सबके सब नेकलेस पसंद है, दो चार इनमें से दिला दो बस, वो उसके मजे लेते हुए बोली। विक्रम ने धीरे से दबे आवाज में कहा, सोना हम यहाँ नेकलेस लेने नहीं आए थे, कपड़े लेने आए थे, अब यहाँ आ ही चुके हैं तो एक आध रिंग ले लो, इतनी बड़ी कोई चीज मत लेना कि मुझे मेरे कपड़े गिरवी रखना पड़े। तभी वहां काम करने वाले एक लेडी एम्प्लॉई आती है। वेलकम सर, क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? सोना ने तपाक से कहा, नेकलेस, हम यहाँ नेकलेस लेने आए हैं। बिल्कुल मैम, बट आप चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक कुछ लेंगे? सोना ने ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ओके मैम, वो लेडी एम्प्लॉय वहां से चली जाती है। सोना ने विक्रम से कहा, वो सामने वाली नेकलेस सेट मुझे बहुत पसंद है, ले पाएंगे आप? उसने फिर काउंटर में खड़े लेडी एम्प्लॉय को वो नेकलेस निकालने के लिए कहा।
उस लेडी एम्प्लॉय ने वो सेट निकालकर उसके सामने रख दिया। विक्रम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए सोना से कहा, ये नेकलेस चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है इसकी प्राइस क्या होगी? उसने उस एम्प्लॉय को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, इसे रख दीजिए। ये सुनकर सोना की हंसी छूट गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या कहा था आपने? विक्रम सिंह ओबरॉय के साथ हो। जो लेना है आंखें बंद करके ले लेना। वो उसकी नकल करते हुए बोली। फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए विक्रम को देखते हुए बोली, तो विक्रम सिंह ओबरॉय जी अब बाहर चले। विक्रम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस लेडी एम्प्लॉय से कहा, इसे रखो प्लीज, और कोई अच्छा सा इससे बड़ा सा और महंगा सा डायमंड नेकलेस निकालो। ये सुनकर सोना हैरानी से उसे देखने लगी। श्योर सर, बिल्कुल। वो लेडी एम्प्लॉय जाकर अपने ओनर से बात करती है। ओनर उनके पास आता है, उन्हें अपने साथ अंदर एक और रूम में ले जाता है, जो अंदर से बेहद आलीशान लग रहा था। वहां एक से बढ़कर एक डायमंड नेकलेस सेट कांच की पेटी में सजाकर रखे गए थे, जिसे देखकर सोना हैरान रह जाती है। नहीं विक्रम, ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं। इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने हकलाते हुए कहा। क्यों? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम विक्रम सिंह ओबरॉय के साथ हो। आंखें बंद करके शॉपिंग करो। सोना ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, विक्रम, ये डायमंड है। तो क्या तुम भी तो सोना हो? सोना विक्रम सिंह ओबरॉय। विक्रम ने उसे बेहद प्यार से देखते हुए कहा। सोना हैरानी से उसे ही देख रही थी। विक्रम, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम ये हमारी शादी में पहनोगी। उसने नेकलेस पैक करवा लिया। सोना ने सोचा भी नहीं था कि सच में विक्रम उसे इतनी बड़ी नेकलेस दिलाएगा। वो तो बस उसकी दुम खींच रही थी और इसी में उसकी 50 करोड़ के नेकलेस की शॉपिंग हो गई। कुछ देर के बाद उनकी गाड़ी ओबरॉय मैंशन के सामने रुकती है। दोनों उतरते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अंदर जाते हैं। सामने हॉल रूम में करुणा जी सोफे पर बैठी हुई थी। उनके साथ एक पंडित जी बैठे हुए थे। वहां जगदीश जी, रागिनी, जैकी सभी साथ साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सोना की नजर करुणा जी और बाकी सब पर गई, तो उसने अपना हाथ विक्रम के हाथ से खींच लिया। करुणा जी ने सामने नजर किया। अरे, आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। जैकी तो कब से आ गया है। विक्रम, तुम अब तक क्या कर रहे थे? विक्रम, तुम यहाँ आओ। देखो, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। विक्रम और सोना एक दूसरे को देखने लगते हैं। सोना ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप से अपनी नजरें झुकाकर अपने कमरे में चली गई। विक्रम ने अपनी माँ की ओर कदम बढ़ाया। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो बेटा। विक्रम ने एक नजर जगदीश पर, जैकी और रागिनी पर किया। मॉम, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। करुणा जी ने सब पर एक नजर करते हुए कहा। ये क्या बात हुई विक्रम? ये कोई गैर नहीं है। बोलो, क्या बात करनी है? मॉम, मुझे इस शादी के बारे में बात करनी है। तभी जगदीश जी ने कहा, करुणा जी, हो सकता है विक्रम को कुछ जरूरी बात करनी हो आपसे। आप ऐसे उनके बात को अवॉइड नहीं कर सकते। अब हम भी चलते हैं अपने अपने कमरे में आराम करने। आप दोनों बातें कीजिए। करुणा जी ने पहले तो विक्रम को घूरते हुए देखा, फिर जगदीश जी से कहा, नहीं जगदीश जी, आप सभी यहीं बैठिए आराम से। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम, चलो, हम भी तो सुने तुम्हारा वो जरूरी बात क्या है। दोनों सामने के एक खाली कमरे में जाते हैं। विक्रम ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, मॉम, मुझे आपसे इस शादी के बारे में जरूरी बात करनी है। करुणा जी ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैं बताऊं तुम्हारा वो जरूरी बात क्या है? तुम रागिनी से शादी नहीं करना चाहते हो। तुम सोना को पसंद करते हो, यही ना? विक्रम, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। देखो विक्रम, रागिनी से अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, समझे तुम? वो हमारी बराबरी की लड़की है, इज्जतदार खानदान की लड़की है, हमारे दूर की रिश्तेदार है। अच्छी तरह से जानते हैं हम उसे। मानती हूँ विक्रम की सोना में कोई कमी नहीं है, पर उसके माँ बाप, खानदान कुछ भी तो पता नहीं है हमें।
इतने दिनों से हमारे घर पर है, कोई पूछने तक नहीं आया। पता नहीं इसके माँ बाप है भी या नहीं। हम ऐसे लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना दे। पता नहीं कैसे खानदान से ताल्लुक रखती है, किस घर से है, इसके माँ बाप कैसे हैं। कुछ भी जाने बिना तुमने फैसला ले लिया कि तुम्हें सोना से शादी करना है। और उस लड़की का क्या जो इतने दिनों से हमारे घर आकर रह रही है। एक बार पहले भी उसका दिल तोड़ चुके हैं। अब ऐसे कैसे दोबारा कहे कि बेटा वापस चली जाओ। मेरा बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसे हम अच्छे से जानते तक नहीं। करुणा जी ने गुस्से से बोलकर अपना चेहरा फेर लिया। विक्रम उनके पास आया। मॉम, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सोना को, और आप भी उसे अच्छे से जानते हैं, उसके घर परिवार, उसके बाप तक को। करुणा जी ने हैरानी से विक्रम को देखते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है इस लड़की का बाप? विक्रम ने बेहद शर्द आवाज में कहा, रघुवीर। रघुवीर मेहरा की बेटी है सोना। ये सुनकर करुणा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं विक्रम? मुझे पता होता तो धक्के मार कर इस लड़की को अपने घर से निकाल चुकी होती। विक्रम, तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जिसका बाप तुम्हारे बाप के मौत का जिम्मेदार है। तुम इतना कैसे गिर सकते हो विक्रम? एक लड़की के आगे तुम्हें तुम्हारा बाप माँ कुछ भी नजर नहीं आया। तुम ये कैसे भूल गए कि उसका बाप कितना बड़ा मक्कार है, गद्दार है। उसे सड़क से उठाकर तुम्हारे डैड ने एक दोस्त होने के नाते अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया। आंख बंद करके भरोसा किया उस पर। उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। और वही इंसान ने क्या किया? धोखे से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दिया, हमें सड़क पर लाकर बिठा दिया। क्या ये याद नहीं है तुम्हें? तुम उसकी बेटी को हमारे घर में बिठाना चाहते हो। करुणा जी ने विक्रम को दोनों बाजुओं से झंझोड़ते हुए पूछा। विक्रम ने अपनी माँ को समझाने वाले टोन में कहा, मॉम प्लीज आप शांत हो जाइए। कुछ नहीं भूला मैं। जिसने मेरे डैड को सड़क पर लाकर बिठाया था, अब वो सड़क पर बैठने के कगार पर है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की वजह से है। ये सुनकर करुणा जी ने कुछ राहत की सांस ली। विक्रम ने आगे कहा, रघुवीर ने जो कुछ भी किया था इसमें सोना की क्या गलती थी मॉम? वो तो महज 7 साल की बच्ची थी तब। उसे कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या आप उसके बाप की सजा उस मासूम सी बेटी को देना चाहते हैं जिसे आज तक सच्चाई का पता ही नहीं? बताइए मॉम, क्या वो इन सब में शामिल थी? वो तो अभी भी अपने बाप को महान समझती है। और तो और, आप ये कैसे भूल गई कि डैड सोना को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे? करुणा जी ने मुंह फेरते हुए कहा, वो तो तब चाहते थे जब अच्छा रिश्ता था। तब वो सोना को तुम्हारे लिए चुना था, अपने घर की बहू बनाने का वादा किया था। पर अब उसके बाप का असली चेहरा देखने के बाद भी तुम सोना से ही शादी करना चाहते हो। विक्रम, वो लड़की अब इस घर के काबिल नहीं। वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। सॉरी मॉम, बट सोना के सिवाय मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, कहकर विक्रम वहां से चला गया। विक्रम, विक्रम बेटा सुनो तो। विक्रम अब तक जा चुका था। करुणा जी अपने चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव लिए बाहर आते हैं। बाहर तीनों अभी भी बैठे हुए थे। जगदीश जी ने पूछा, क्या हुआ करुणा जी, कोई बात है तो बेझिझक बताइए, हम चले जाएंगे। विक्रम के रवैये को देखकर नहीं लगता कि वो इस शादी से खुश है। करुणा जी ने उन्हें देखते हुए कहा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है जगदीश जी, ये शादी होगी और जरूर होगी, कहकर वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। और इसी के साथ रागिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।